ध्यान से सुनिए कि जो वर्ल्ड पीस इंडेक्स है उसमें बांग्लादेश भारत से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। बांग्लादेश 63वें नंबर पर है वर्ल्ड पीस इंडेक्स में और हमारा देश 116वें स्थान पर है वर्ल्ड पीस इंडेक्स में। और हमसे ऊपर जितने भी देश हैं वर्ल्ड पीस इंडेक्स में, अगर आप देखेंगे हर जगह लोकतंत्र के नाम पर क्या हो रहा है। इससे एक तो आपको यह पता चलेगा कि जो एजेंसीज इस तरह के इंडेक्स और इस तरह के आंकड़े जारी करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज, वो कितनी गलत होती हैं और उन्हें उन देशों के बारे में असल में कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन पूरी दुनिया में, चाहे वो लोकतांत्रिक देश हो या कैसा भी देश हो क्या रहा है, एक बार जरा आप नजर डालिए। इस तरह की तस्वीरें जो आज आपने बांग्लादेश में देखी, ये तस्वीरें आप अफगानिस्तान में पहले देख चुके हैं, जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन के अंदर तालिबान के ये सारे लोग घुस गए थे और इन्होंने वहां तोड़फोड़ मचाई थी और उस वक्त जितना भी खाने पीने का सामान था सारा ले लिया था। अमेरिका की संसद में जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारे थे, उस समय जनता और प्रदर्शनकारी कैसे घुस गए थे वो आप जरा अपनी स्क्रीन पर यहां देख लीजिए। इसके बाद श्रीलंका की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कुछ ही समय पहले श्रीलंका में भी यही हुआ था और वहां भी राष्ट्रपति के निवास में प्रदर्शनकारी इसी तरह से घुस गए थे। उन्होंने जबरदस्त तोड़फोड़ की थी और मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा दिखाता हूं। देखिए सामने, आपके सामने ये बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों का क्या हाल है, जरा आप देखते जाइए। अभी आप श्रीलंका की तस्वीरें देखिए, ये श्रीलंका की तस्वीरें हैं, 2022 की तस्वीरें हैं, जब वहां की जनता श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में घुस आई थी और उन्होंने जबरदस्त तोड़फोड़ की थी। और पाकिस्तान की तस्वीरें भी अक्सर आप देखते रहते हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। वहां पर भी जनता, आपको याद होगा कुछ समय पहले 2023 में जब इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने कितनी तोड़फोड़ की थी, आपको याद होगा। ये सारे वो देश हैं जो वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भारत से ऊपर हैं, जिन्हें भारत से कहीं ज्यादा शांति प्रिय देश माना गया है। और वहां पर क्या हो रहा है, जनता कैसे राष्ट्रपति भवन में घुस रही है, कैसे प्रधानमंत्री आवास में घुस रही है, तोड़फोड़ हो रहा है, खुलेआम विद्रोह हो रहा है। चुनाव के नतीजों की किसी को कोई पड़ी नहीं है, ना कोई चुनाव के नतीजों का वहां पर सम्मान करता है। आप देख लीजिए पूरी दुनिया में इस समय क्या हो रहा है और हमारा भारत आज इन सारी तस्वीरों को देखने के बाद कितना शांति प्रिय और कितना बेहतर लोकतंत्र दिखता है। अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में इस समय सबसे स्थायी लोकतांत्रिक देश अगर कोई है, जहां पर सबसे स्टेबल डेमोक्रेसी है, वो भारत देश है। भारत में आप इस तरह की तस्वीरों की कल्पना नहीं कर सकते। अब वापस लौटते हैं बांग्लादेश पर। देखिए बांग्लादेश के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था तब वहां की आबादी वैसी ही थी जैसी आज भारत की आबादी की संरचना है। वहां पर 76% मुसलमान थे और 23% हिंदू थे। बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज भारत की जनसंख्या है। लेकिन अब वहां पर उल्टा हो गया है। अब मुसलमानों की संख्या 76% से 91% हो गई है और हिंदुओं की जो आबादी है वो 23% से सिर्फ 8% से भी नीचे चली गई है। बांग्लादेश के पिछले 53 वर्षों के इतिहास में यह छठा मौका है जब वहां की सेना ने तख्ता पलट करके किसी सरकार को इस तरह से बर्खास्त किया है। पहला तख्ता पलट वर्ष 1975 में ही हो गया था, जब शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान देश के राष्ट्रपति थे। जिस नेता ने इस देश का निर्माण करवाया, जिस नेता ने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के लिए क्रांति लाने में लगाई, विद्रोह करने में लगाई, इस देश का निर्माण किया, इस देश ने 4 साल के अंदर उसी नेता को उखाड़कर फेंक दिया था। उस समय भी सरकार और सेना के बीच काफी मतभेद थे, जिसके बाद 15 अगस्त 1975 की रात को सेना की कई टुकड़ियों ने ढाका में शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के सभी लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी, जिनमें उनके 10 वर्ष के सबसे छोटे बेटे भी थे। हालांकि इस हमले में उनकी बड़ी बेटी शेख हसीना और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना किसी तरीके से बच गई थी, क्योंकि वो उस समय वहां मौजूद ही नहीं थी। ये दोनों बहनें उस समय जर्मनी में थीं, जर्मनी से ये दिल्ली आ गई थी और इस प्रकार इनकी जान बच गई और इसीलिए शेख हसीना आगे चलकर वहां की प्रधानमंत्री बन पाई। पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद उस समय शेख हसीना अपने परिवार के साथ जर्मनी से दिल्ली ही आई थी
और आज भी जब तख्ता पलट हुआ तो उन्होंने सबसे पहले ढाका से दिल्ली आने का ही फैसला किया। इसलिए उनके जीवन में दिल्ली का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जिसे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली का जो महत्व है उनके जीवन में कितना बड़ा है। एक और संयोग यह है कि आज से 49 वर्ष पहले बांग्लादेश की सेना ने अगस्त के महीने में ही शेख मुजीबुर रहमान को अपने रास्ते से हटाया था, वो भी अगस्त का ही महीना था। और अब भी 49 वर्षों के बाद इसी अगस्त के महीने में सेना ने उनकी बेटी शेख हसीना को सरकार से हटाकर तख्ता पलट किया। सिर्फ फर्क इतना है कि शेख हसीना की जान उन्होंने बख्श दी और शेख हसीना को इतना एक रास्ता दे दिया कि वो अपनी जान बचाकर किसी तरह सुरक्षित इस देश को छोड़कर चली जाए। इस तख्ता पलट से यह भी पता चलता है कि जब बांग्लादेश की सेना ने सत्ता के लिए बांग्लादेश का गठन करने वाले शेख मुजीबुर रहमान को नहीं छोड़ा, तो वो इस सत्ता के लिए आज शेख हसीना के साथ कैसे कोई समझौता कर सकती थी। और यही कारण है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश को छोड़ दिया, या कह लीजिए कि उन्हें छोड़ना पड़ा, क्योंकि इसी तरह के संघर्ष में उन्होंने अपने पूरे परिवार को एक जमाने में खो दिया था। अब आप ये देखिए कि इस पूरे घटनाक्रम का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण क्या है, और इसे आप इन 5 पॉइंट्स में अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसमें सीख क्या है भारत के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए, क्या सीख छुपी हुई है इस बात में कि बांग्लादेश में आज क्या हुआ है। पहली बात, शेख हसीना ने विपक्षी दलों का दमन करके चुनाव जीता और इन चुनावों में मिले पूर्ण बहुमत को उन्होंने अपनी लोकप्रियता मानने की भूल की, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो शेख हसीना को यह लगा कि उन्होंने चुनाव जीत लिया, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीत लिया। पूरी दुनिया देख रही है, कोई भी दुनिया में उनके चुनाव पर, उनके चुनाव की जीत पर उंगली नहीं उठा सकता, और उन्होंने ये चुनाव बहुत शानदार तरीके से जीता। लेकिन ये चुनाव लोकतंत्र को दबाकर जीता गया था। ये चुनाव विपक्षी दलों को दबाकर, उन्हें डरा धमकाकर जीता गया था, और शेख हसीना को यह लगा कि सब ठीक ठाक चल रहा है और उन्हें अब कोई हटा नहीं सकता। 2029 में भी, अगले चुनाव में भी वो यही करेंगी जो इस बार किया, और फिर ऐसे ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी रहेंगी। लेकिन उनके प्रति जनता के अंदर जो गुस्सा उबल रहा था, जनता के बीच उनकी लोकप्रियता जो लगातार घट रही थी, उसे वो समझ नहीं पाई, उसे देख नहीं पाई, और ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और दुनिया के तमाम नेताओं के लिए इसमें एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। दूसरा, बांग्लादेश में आर्थिक तरक्की के बावजूद, इतने जबरदस्त आर्थिक विकास के बावजूद, अर्थव्यवस्था के इतने शानदार आंकड़े अर्थव्यवस्था को लेकर आप देखते हैं, उसके बावजूद वहां के करोड़ों लोग शेख हसीना के खिलाफ हो गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ ऐसा बड़ा जबरदस्त विद्रोह कर दिया। इसलिए जो आर्थिक तरक्की भी है, जो आर्थिक विकास है, वो भी किसी नेता को हमेशा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठा सकता, और जनता को अक्सर इन आंकड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। तीसरा, शेख हसीना ने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी को दबाकर शासन करने की कोशिश की। लोकतंत्र को दबाकर और संविधान को एक किनारे रखकर शासन करने की कोशिश की, जिसके बाद लोग बागी हो गए, लोगों ने विद्रोह कर दिया और लोगों ने बता दिया कि चुनाव जीतने से कुछ नहीं होता, जब तक जनता अगर आपके साथ नहीं है तब तक आप कुर्सी पर बने नहीं रह सकते। चौथा, बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा तंत्र ने शेख हसीना को सही जानकारी नहीं दी, और वो लोगों के विद्रोह को और सेना की योजना को सही समय पर समझ नहीं पाई। इस विद्रोह में कितनी जान थी, कितना आक्रोश था, कितना गुस्सा था, और यह विद्रोह कितना विकराल रूप धारण कर सकता था, इसका अंदाजा शेख हसीना को नहीं था, और जब तक उन्हें यह अंदाजा हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शेख हसीना का जमीन के साथ जो कनेक्ट होता है, जमीन के साथ जो रिश्ता होता है, आम जनता के मूड के साथ को समझने की जो आपकी एक स्किल होती है, वो शेख हसीना की समाप्त हो चुकी थी। और शेख हसीना जनता को बहुत ऊपर से अपनी गद्दी पर बैठकर देख रही थी। और आखिरी पॉइंट यह है कि अगर शेख हसीना ने एक तानाशाह जैसी जिद न दिखाई होती और आरक्षण को पहले ही समाप्त करने के लिए कानून बना दिया होता शुरुआत में ही, तो यह स्थिति कभी नहीं बनती। लेकिन शेख हसीना को ऐसा लगा कि जो वो कर रही हैं वो बिल्कुल सही है, उनके पास नंबर्स हैं, उन्हें कोई हटा नहीं सकता, उनके पास सीटों की संख्या इतनी ज्यादा है, 5 बार की वो प्रधानमंत्री हैं, शक्तिशाली हैं, और वो इस बात को समझ नहीं पाई।
लेकिन अगर उन्होंने अपने देश की जनता का यह मूड भांप लिया होता और अपने देश की जनता के साथ यह समझौता कर लिया होता, शुरुआत में ही कह दिया होता कि हम आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं, तो यह दिन न देखना पड़ता। लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही और यह जिद उन्हें बहुत महंगी साबित हुई। बांग्लादेश के पिछले 53 वर्षों के इतिहास में 17 वर्षों तक वहां की सेना ने वहां शासन किया है और वहां कुल मिलाकर 29 बार सेना ने तख्ता पलट किया है, जिसमें 6 बार तख्ता पलट सफल रहा है। और पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश का राजनीतिक इतिहास भी खून खराबे से भरा हुआ है। तो इसलिए आपको सेना की मंशा को भी देखना पड़ेगा। असल में वहां की सेना को बांग्लादेश में शासन करने की आदत पड़ चुकी है, बिल्कुल वैसा ही जैसा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार वहां की सेना के समर्थन के बिना चल नहीं सकती। इसी प्रकार से बांग्लादेश में भी वहां की सेना को अपना शासन करने की बुरी आदत पड़ चुकी है और लंबे समय तक वहां सेना ने शासन किया भी है। और जब भी सेना को ऐसा लगा कि वहां कोई नेता ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है, कोई नेता बार बार चुनाव जीतता चला जा रहा है और वो सेना की अनदेखी कर रहा है, तो वो वहां तख्ता पलट कर देते हैं। और शेख हसीना के साथ भी यही हुआ। शेख हसीना बहुत मजबूत नेता बन चुकी थी और उनकी ये जो मजबूती थी ये वहां की सेना से देखी नहीं जा रही थी। वरना आप सोचिए, बांग्लादेश जैसे देश की एक पूरी की पूरी सेना क्या इन प्रदर्शनकारियों को रोक नहीं सकती थी? क्या वो इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती थी? और बड़ा सवाल यह है कि अगर वहां की सेना इन प्रदर्शनकारियों पर काबू नहीं पा सकती तो वो अपने देश की रक्षा क्या करेगी? अगर बांग्लादेश को कभी कोई युद्ध लड़ना पड़ जाए किसी देश के साथ, तो उनकी सेना क्या करती अगर वो इन लोगों पर काबू नहीं कर पाई? लेकिन बड़ी बात यह है कि असल में सेना और जनता का यह विद्रोह एक साथ मिले हुए थे। सेना चाहती थी कि यह विद्रोह हो, सेना ने इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि सेना इन्हें भड़काती रही और सेना ने यह कोशिश की कि यह विद्रोह एक दिन विकराल रूप धारण कर ले, और वैसा ही हुआ। और उसके बाद सेना ने सही समय पर आकर तख्ता पलट कर दिया।